कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं हम लोग। अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर। स्टार्ट कर लीजिए, आप लोग कॉपी ओपन कर लीजिए। अगर बैठे हैं आलस से तो बैठ जाइए और स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वेपर प्रेशर। हेडिंग लिख लेंगे आप लोग कॉपी में, वेपर प्रेशर। जानते हैं वेपर प्रेशर होता क्या है। इसको जानने के लिए हम लोगों को कुछ और भी टर्म्स जानना पड़ेगा, जैसे इवापोरेशन, और साथ ही साथ कंडेंसेशन। ये दोनों टर्म्स भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों को, तब हम लोग समझ पाएंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर, वन कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स, उससे रिलेटेड राउल्स लॉ, इतने टर्म्स पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं वन बाय वन करके। जैसे हम बात करें, कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और इसको छोड़ देते हैं, तो होगा क्या, ये लिक्विड धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होकर के कंटेनर से इवापोरेट होता जाएगा। आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद देखते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है। इस कंटेनर के अंदर लिक्विड का जो अमाउंट आप रखे थे उससे कम हो जाता है, या काफी लंबे समय बाद देखते हैं तो पाते हैं कि उस कंटेनर में कोई लिक्विड बचा ही नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इवापोरेशन। इवापोरेशन ये तो सिंपल सा टेक्निक है, सिंपल सा प्रोसेस है, जो क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर पे, डिस्कस करेंगे। तो अगर यह इवापोरेशन जो हो रहा है उसको हम किसी क्लोज्ड वेसल में कराएं, किसी क्लोज्ड कंटेनर में, और उस क्लोज्ड कंटेनर में इवापोरेशन कराएंगे, तो होगा कि इवापोरेट तो होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन अब वो गैस बाहर नहीं रिलीज हो पाएगा। ऐसा नहीं कि इस कंटेनर से निकल के बाहर चला जाएगा, वो उस कंटेनर में ही रहेगा गैसेस स्टेट में। तो अब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि एक टाइम बाद, जैसे आप लोग किसी बॉटल में आधा बॉटल पानी भर के रख देते हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि उस बॉटल में जब आप पानी भरते हैं, कुछ समय बाद उसके दीवारों पे, ऊपर उसके ढक्कन पे, चारों तरफ अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। इसका सेंस ये है कि वाटर या लिक्विड, जो भी लिक्विड है आपका, पहले इवापोरेट होगा। इवापोरेट होने के बाद जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके फिर से ड्रॉप का फॉर्मेशन करेंगे, यानी वो लिक्विफाई होंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो अब आपको क्या मिलने वाला है, स्टार्टिंग में लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये वेपर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा लिक्विड में। अब आप तो सोच रहे होंगे कि सर आपने बना दिया वही इक्विलिब्रियम की बात, कहीं ना कहीं बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको ये बताने वाले हैं कि पहले स्टार्टिंग में आपका लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और जब कुछ वेपर बन जा रहा है उसके बाद फिर क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होगा, वेपर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा लिक्विड में। दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती रहेगी। शुरू में रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन स्लो होगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन यानी इस कंटेनर में वेपर का कंसंट्रेशन जैसे बढ़ता जाएगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो होता जाएगा और रिवर्स प्रोसेस रेट ऑफ कंडेंसेशन तेज होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा, जैसा आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में, एक ऐसा टाइम आएगा जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों सेम हो जाएगा। उस टाइम में बोला जाएगा कि ये आपका कंटेनर जो है वह लिक्विड और वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है। मीन्स उसके बाद ये जो लिक्विड है इसके अमाउंट में भी आपको कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा,
और वेपर का जो अमाउंट है उसमें भी कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। आप कभी भी अपने दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन नहीं बनाएंगे कि प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, नहीं, प्रोसेस तो चलता रहेगा, बस स्टॉप क्या होगा, इसके कंसंट्रेशन में चेंज होगा। यानी सोचो उस पर्टिकुलर टाइम में जितना लिक्विड वेपर बनेगा उतना ही वेपर लिक्विड भी बन गया। मैंने आपको 2 रुपया दिया, उसी टाइम में आपने भी हमको 2 रुपये दे दिया, दोनों के पास जो अमाउंट है उसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर की। तो वेपर प्रेशर की बात में ये आप समझ लेना कि जब ये लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में आ गए उस टाइम उस पर्टिकुलर लिक्विड के द्वारा इस कंटेनर पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसी प्रेशर को हम लोग बोलेंगे क्या, वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर का सेंस ये है कि द प्रेशर ऑफ गैस को आप वेपर भी बोल सकते हैं, वेपर एट इक्विलिब्रियम ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी आप ये समझेंगे कि कोई एक लिक्विड है, उसका वेपर बन रहा है, वेपर बनने के बाद वेपर और लिक्विड दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ जा रहे हैं। उस टाइम में उस पर्टिकुलर वेपर द्वारा जो कंटेनर वॉल में प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसी प्रेशर को हम बोलेंगे क्या, वेपर प्रेशर। अब आपके समझ में एक बात आ रही होगी कि यह वेपर प्रेशर किस किस बातों पे डिपेंड हो रहा है, कौन कौन से टर्म्स हैं जिसपे ये वेपर प्रेशर डिपेंड हो रहा है। तो उसको ध्यान से समझेंगे। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड होगा, तो वेपर प्रेशर फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगा, आप सोचो, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाएगा। टेम्परेचर हाई करेंगे इवापोरेशन फास्ट होगा, आपको पता है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, वेपर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो पहली बात आप समझ जाएंगे कि ये जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पे। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ लिक्विड पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि कंटेनर के शेप पे डिपेंड करेगा, नहीं, कंटेनर का शेप बड़ा होगा या लिक्विड के अमाउंट पे, इन सभी चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड होगा वेपर प्रेशर तो किस बात पे डिपेंड होगा, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पे, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। अब मैं आपको बात बताऊं, ये तो बात रही आपका वेपर प्रेशर किसी एक कंपोनेंट पे, जैसे मान लो एक कंपोनेंट आपका ए है, तो इस प्योर फॉर्म में जो इसका वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग जनरली लिखते हैं P नॉट ए। हालांकि ये सारी टर्म्स काफी यूज आएंगे आगे चल करके कि कैसे प्योर फॉर्म में किसका वेपर प्रेशर यूज करना है। अगर दूसरा होता अकेला कोई लिक्विड बी तो उसका वेपर प्रेशर हो जाता P नॉट बी सोल्यूशन। उसके लिए अलग अलग टर्म्स पे हम लोग डिस्कस करना अभी शुरू करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों के, नोट कर लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि इसके नोट्स जो है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, जो कि पढ़ने में आपके लिए सुविधा दे। तो मिटाते हैं। वेपर प्रेशर आप लोग समझ गए होंगे। अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही एक और टर्म यहीं से जुड़ा हुआ बता देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप लोग सोचोगे क्या सर बता रहे हैं आप, बॉइलिंग पॉइंट हमको पता है, जब लिक्विड इवापोरेट होना शुरू हो जाता है, जब लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है, इस तरीके के टर्म्स आप लोगों से हमें सुनने को मिलता है, लेकिन ये कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। ऐसा ये डेफिनेशन नहीं है जो बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करे, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि कब लिक्विड बॉयल होना शुरू हुआ। वो तो बॉयल मीन्स मॉलिक्यूल का मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का मोशन, वो तो हमेशा चलता रहता है। बस यही होता है, टेम्परेचर आप हाई कर देते हो तो मोशन कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, जो आपको दिखने लगता है, तो आपको लगता है कि बॉयल कर रहा है। लेकिन हम आपको इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन ये होता है कि अगर कोई कंटेनर है
और उस कंटेनर में उस लिक्विड को आपने भर दिया, और लिक्विड भरोगे इवापोरेट होगा, वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा। आपको मैं बताऊं एक ऐसा प्रेशर होगा इंटरनल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे गिवन लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid is liquid vapor लिख लेते हैं, liquid vapor is equal to atmospheric pressure, यानी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ आ गया? आप लोग ये भी ध्यान देंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे। यानी लिक्विड मोर वोलेटाइल है, इजिली इवापोरेट होने वाला है, तो कम टेम्परेचर पर ही उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और अगर लिक्विड लेस वोलेटाइल है तो हाई टेम्परेचर अप्लाई करने पर उसका जो है वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। यानी आप ये बात ध्यान से समझेंगे कि मोर वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर जल्दी बढ़ता है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जो लेस वोलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप अल्कोहल सोच सकते हैं, अल्कोहल हो गया, स्प्रिट हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब जल्दी इवापोरेट होने वाले लिक्विड्स हैं, तो इन सभी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर पर ही इनका वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। बट अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर लेस वोलेटाइल लिक्विड है और इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले जाने के लिए अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। बात समझ में आ गया आप लोगों के वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ टर्म्स। अब हम बात करते हैं कि ये वेपर प्रेशर ये तो एक कंपोनेंट का हो गया। अब दो कंपोनेंट का अगर हम वेपर प्रेशर डिस्कस करें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन वोलेटाइल होते हैं, कुछ सॉल्यूट्स नॉन वोलेटाइल कंसीडर किए जाते हैं। जैसे जनरली हम लोगों के सामने आता है यूरिया, NH2CuNH2 यूरिया है आपका। ये कंपाउंड है, जनरली सॉलिड माना जाता है। शुगर ले लेते हैं, शुगर C12H22O11 शुगर हो जाता है। इस तरीके के कुछ टर्म्स होते हैं जो कि जनरली यूज किए जाते हैं। ग्लूकोज यूज कर लिया जाता है, C6H12O6 ये भी यूज कर लिया जाता है। ये सब नॉन वोलेटाइल होते हैं, सॉलिड होते हैं। जनरली हम लोग सॉलिड को नॉन वोलेटाइल कंसीडर करते हैं क्योंकि उसका इवापोरेशन जल्दी नहीं होता है। तो ये सब अगर ऐड किए जाएं किसी सॉल्वेंट में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके वेपर प्रेशर पे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करो अभी मैंने आपको वेपर प्रेशर बताया, एक क्लोज कंटेनर है और इस क्लोज कंटेनर में ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, बाकी भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भरा हुआ है, अब इसमें से कौन पहले इवापोरेट होगा? ये अंदर का मॉलिक्यूल, ये भी सब ए ही है, ये पहले इवापोरेट होगा या जो सरफेस पे होगा वो पहले इवापोरेट होगा? डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्स यही होगा कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले इवापोरेट होंगे। अब ऐसा क्यों होगा तो मैं उसको बता दूं। इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
वो आर डायरेक्शन में लग रहा है और आर डायरेक्शन में लगने की वजह से इस पर बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उस सरफेस पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? अनबैलेंस फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, सरफेस पे कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा? सिंपल सी बात जानते हैं आप, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी, तब वो नीचे से ऊपर की तरफ भागता है। ये पहले से ही भाग के आ चुका है ऊपर, इसका सेंस ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? हाई है। तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई है, अनबैलेंस फोर्स भी है, तो ये सरफेस का मॉलिक्यूल क्या होता है? इजिली इवापोरेट होता है। अब अगर हम बात करें कि इस सॉल्वेंट ए में कोई हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, जैसे मान लो अभी तक सभी मॉलिक्यूल्स ए थे, लेकिन अब जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। हमने क्या किया कि सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी को ऐड किया, ए बी बी, इस तरीके का। तो अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सेंस मैंने बताया आपको कि वो इवापोरेट होगा नहीं। तो जब वो इवापोरेट नहीं होगा तो ये तो मॉलिक्यूल इवापोरेट होने से रह गया, होगा नहीं इवापोरेट, ये भी होगा नहीं। तो अब सरफेस पे जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उसका नंबर कम हो जाएगा, और जब नंबर कम हो जाएगा तो इवापोरेशन प्रोसेस क्या होगा? स्लो हो जाएगा। और इवापोरेशन प्रोसेस स्लो होगा, कम मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होंगे, तो उस केस में क्या होगा? वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर की वैल्यू में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। बातें समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, इस वेपर प्रेशर को हम लोग स्टडी करेंगे दो कंपोनेंट को लेकर के, और उससे रिलेटेड एक प्यारा सा नाम हम लोग पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट हैं राउल्ट्स का लॉ हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, राउल्ट्स लॉ को भी डिस्कस कर लेते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या बताते हैं, ध्यान से समझेंगे। पहले तो हम समझ लेते हैं राउल्ट्स लॉ अप्लीकेबल कब है। तो फर्स्ट राउल्ट्स लॉ अप्लीकेबल है टू वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। it is applicable for two volatile liquid। टू वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड, फॉर वन volatile and one वोलेटाइल और वन नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। दो तरीके का कंडीशन होगा तो राउल्ट्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यानी एक लिक्विड वोलेटाइल हो और एक नॉन वोलेटाइल हो, या फिर दूसरा कंडीशन हम कहते हैं कि दोनों के दोनों लिक्विड्स क्या हो? पूरी तरीके से वोलेटाइल्स। बात समझ में आ गया? तो हम लोग राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। अब राउल्ट्स लॉ बताता क्या है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक क्लोज कंटेनर लिया मैंने और उसमें ए और बी, पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दो वोलेटाइल लिक्विड, फिर वन वोलेटाइल और वन नॉन वोलेटाइल को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ए और बी दो वोलेटाइल लिक्विड हैं, दोनों को मिला करके हमने सोल्यूशन बना लिया ए बी। अब राउल्ट्स क्या बताते हैं, इसका और इसका दोनों का अलग अलग अगर हम मेजर करेंगे, जैसे मान लो ये ए है, ए, इसका वेपर प्रेशर जो होगा अकेले लेंगे तो P नॉट ए हो जाएगा, और अगर दूसरे कंटेनर में लिक्विड बी लिया है मैंने, उसका वेपर प्रेशर जो है P नॉट बी हो जाएगा। लेकिन जब हम सोल्यूशन बना देंगे तो सोल्यूशन में चूंकि दोनों का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा नहीं, सोल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है। चेंज इसलिए होता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह कहीं ना कहीं प्योर फॉर्म में जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके कंपैरिजन में कुछ अलग हो जाता है। तो राउल्ट्स का कॉन्सेप्ट ये था कि इस सोल्यूशन में
जो पर्टिकुलर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। मान लीजिए हमने सॉल्यूशन बना दिया और उस सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर पीए जो है कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है और पीबी जो है वो कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर है। पीए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए और पीबी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर है। तो अब राउल्ट्स क्या बताते हैं? राउल्ट्स ये बताते हैं कि पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सए। एक्सए मीन्स यहां पे इसको हम लोग जाई भी बोलते हैं, जीटा भी बोलते हैं, कुछ अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे जनरली इसको एक्स से डिनोट करेंगे एक्सए। अब एक्सए क्या है? कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन है और जो पीबी होगा वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी, मीन्स वो जो है कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन। यानी राउल्ट्स ने जनरली बताया क्या कि किसी भी सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन अगर है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन में पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वह पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन हाई तो उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर भी हाई होगा। अगर मोल फ्रैक्शन कम है तो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोगों की? यही स्पेशली राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ यही है। राउल्ट्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें कि एक्स प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने का, तो हम लिख सकते हैं पीए की वैल्यू पीए इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट ऐड कर देते हैं के और के इंटू एक्सए। ये पीए की वैल्यू हो गया। अब ये के क्या है, इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हम ऐसा सपोज करते हैं, ऐसा कंसीडर करते हैं कि जो कंपोनेंट बी है उसका अमाउंट हम जीरो कर देते हैं। लेट बी इक्वल टू जीरो। तो जब बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा उस कंडीशन में दिस इंप्लाइज दैट एक्सए की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि मान लो कि दूसरा कंपोनेंट जीरो कर दिया तो हमारा एक ही सिर्फ सॉल्वेंट ही बच गया या फिर सिर्फ सॉल्यूट ही बच गया। तो उस केस में क्या होगा, उसी का सिर्फ अमाउंट बच जाएगा और जब एक अमाउंट रहता है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो एक्सए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो पीए है, पीए जब एक ही कंपोनेंट बचा तो उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। तो अगर हम ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दें के जगह पे, तो ये हो जाएगा आपका पीए इक्वल टू के जगह पे हम रख देंगे क्या? पी नॉट ए एक्सए। पीए इक्वल टू पी नॉट ए एक्सए। सिमिलरली उसी तरीके से हम यहां पे अगर हम कंसीडर करें तो पीबी इक्वल टू पी नॉट बी एक्सबी, सॉरी ये पी नॉट बी एक्सबी। समझ में आ गया आप लोगों के? ये सारे टर्म्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाएंगे। और इसको थोड़ा सा और अगर हम मॉडिफाई करें राउल्ट्स लॉ, तो एक साइंटिस्ट है डाल्टन। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। डाल्टन क्या बताते हैं कि अगर कोई कंटेनर है उसमें 2, 3, 4 गैस भरे हुए हैं तो सभी गैसों का अपना अपना जो प्रेशर होगा, जैसे मान लो 1-2 यूनिट लगाया, 1-2 यूनिट लगाया, 1-2 यूनिट लगाया, तो 3 गैस है, तीनों गैस का जो टोटल प्रेशर होगा 2 + 2 + 2 = 6। मतलब डाल्टन ये बताते हैं कि किसी कंटेनर में एक से अधिक गैस भरे हुए हैं तो सभी गैसों का जो पार्शियल प्रेशर है उसका सम किया जाएगा तो कंटेनर पे लगने वाले टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो डाल्टन ये कहते हैं P टोटल इक्वल टू PA + PB + S1। मीन्स यही डाल्टन्स लॉ है। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे
तो इसको नोट कर लेंगे कि द टोटल प्रेशर ऑफ gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure of different components present in mixture। तो ये डाल्टन्स लॉ अगर हम राउल्ट्स लॉ पे अप्लाई करें सॉल्यूशन पे तो हम कहेंगे कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं या पी टोटल कह सकते हैं। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पीए प्लस पीबी मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर पीए और पीबी की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए। समझ में आ गया आप लोग? ये हो गया आपका राउल्ट्स लॉ को डाल्टन लॉ के ऊपर अप्लाई करने के बाद एक कॉन्सेप्ट बन गया। बातें समझ में आई आप लोगों की या नहीं आया? अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा और अरेंजमेंट करेंगे, मैथमेटिकल अरेंजमेंट करेंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूजफुल हो जाए। हम यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 या एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो P सॉल्यूशन की वैल्यू हो जाएगा P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी और एक्स बी की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस एक्स ए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। P सॉल्यूशन इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट बी एक्स ए। अब इस P नॉट बी को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं पी एस माइनस P नॉट बी इक्वल टू यहां से हम एक्स ए कॉमन कर लेंगे P नॉट ए माइनस P नॉट बी और ये हो जाएगा एक्स ए। तो इस तरीके से एक फार्मूला बन गया। और सिंप्लीफाई करना है तो यहां से हम लिख सकते हैं पी एस माइनस P नॉट बी अपॉन P नॉट ए माइनस P नॉट बी इक्वल टू एक्स ए। यानी यहां से आप समझ सकते हैं कि कोई एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है और आपको गिवन है पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आप प्रैक्टिकली फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप प्रैक्टिकली फाइंड कर सकते हैं। ये फाइंड करने के बाद उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। और एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर आपको मिल गया तो आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो 1 में से माइनस करके उस वैल्यू को दूसरे कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। फिर अमाउंट भी दोनों का आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस कंपोनेंट का कितना अमाउंट है, दूसरे कंपोनेंट का कितना अमाउंट है। बात समझ आ गई आप लोगों की? दूसरी बात आप समझेंगे राउल्ट्स लॉ जो बताता है उसका थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ उसको समझ लेते हैं हम लोग। ग्राफिकल ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये ग्राफ हमने बनाया है और यहां पे हम मानते हैं लिक्विड ए है और ये मानते हैं हमारा लिक्विड बी है। अब लिक्विड ए का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है पी नॉट ए वो यहां पे है, यानी ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर का ग्राफ है। ये भी वेपर प्रेशर का ही ग्राफ है। और यहां पे हम मानते हैं लिक्विड बी का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है वो यहां तक है। ये हो गया आपका पी नॉट बी। अब यहां पे हम मानेंगे x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्योर लिक्विड ए है तो लिक्विड बी का अमाउंट कुछ यहाँ पे होगा नहीं।
और यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1। यानी ऐसा आप समझेंगे कि यहाँ पे प्योर लिक्विड है और यहाँ पे प्योर लिक्विड बी है, और बीच में जैसे ही आप बढ़ रहे हैं या घट आगे या पीछे जा रहे हैं, कंपोजिशन चेंज होता जा रहा है। तो अगर बात करें हम प्योर फॉर्म में लिक्विड ए के वेपर प्रेशर का, तो प्योर फॉर्म में लिक्विड ए का अमाउंट जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, यानी यहाँ पे है आप तो लिक्विड बी भी है, लेकिन आप जैसे जैसे इधर बढ़ते जा रहे हैं लिक्विड बी कम होता जा रहा है, लिक्विड ए बढ़ता जा रहा है, बढ़ते 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 एक टाइम आएगा जब प्योर लिक्विड ए के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। यानी प्योर लिक्विड ए के लिए वेपर प्रेशर का ग्राफ कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। प्योर लिक्विड बी के लिए जो वेपर प्रेशर का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये ग्राफ। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। इस तरीके से कुछ ये वैल्यू कर रहा है। इतना समझ में आ गया आप लोग के। अब अगर हम बात करें सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन में क्या होगा कि पहले आपने ए लिया, उस ए में बी को मिलाना शुरू किया। डेफिनेटली आप देख रहे हैं इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। वेपर प्रेशर हाई होने का मतलब जो कंपोनेंट मिला रहे हैं मोर वोलेटाइल है, तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को मिलाएंगे तो सोल्यूशन बनता जाएगा और वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बात समझ आएगा आप लोगों के। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका पीएस, और पीएस की वैल्यू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए। तो ये हो जाएगा आपका राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। बातें समझ में आ गई आप लोगों के लिए नहीं? अगर समझ में आ गई तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड हम आएंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर राउल्ट्स लॉ से दो तरीके के डेविएशंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए